Hi guys, welcome back. My name is CS Shantanu Mandari. Once again, welcome you all to the subject which is called as Strategic Management in Corporate Finance, CS Professional Group Second Paper 5. और आज अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. So we are on the topic which is called as International Financial Service Standards या International Financial Service Center. So I think last class में हमने काफ़ी कुछ इस के बारे में बात कर लिया था in terms of कि IFSC होता क्या है, इंडिया में कहाँ पे है, गिफ्ट सिटी के बारे में गुजरात में बताया था, ये है क्या, फिर किस तरीके की कंपनीज यहाँ पे लिस्टिंग होती है, कैसे लिस्टिंग होती है, चाहे वो एक नॉर्मल पब्लिक कंपनी है या वो एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है या एक स्टार्टअप है, इन सब के बारे में हमने काफ़ी बात कर ली है. और आज इस क्लास से एक ऑल टुगेदर ब्रांड न्यू टॉपिक का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. उसका नाम है, यहाँ पे जो बताया गया है उसका नाम आपके सामने आ गया, वो आ गया स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, जिसको स्पैक्स भी कहते हैं. सो SPAC स्पैक्स भी कहते हैं. एक ऑल टुगेदर नया कंसेप्ट जिसको लेके कोविड के दौरान बहुत सारी बात स्टार्ट हुई और US में बहुत मतलब देखते ही देखते ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट बन गया. बहुत अच्छी खासी वैल्यूएशन, करोड़ों अरबों डॉलर्स की वैल्यूएशन इसने हासिल कर ली. तो इंडिया में भी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया. IFSC जो है उसके माध्यम से, उसके ज़रिए आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं. बट वो बहुत दूर की बात है. पहले तो हम ये समझेंगे कि स्पैक्स आखिरकार है क्या, क्योंकि ये पहली बार आप आई एम श्योर इसको पढ़ रहे होंगे. तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि ये है क्या, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसके बारे में हम बात करते जाएंगे. देखिए, यहाँ बढ़ने से पहले थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा ये समझने के लिए कि जब आप इंडिया में पैसा रेज करते हैं, IPO FPO रेज कर रहे हैं, पैसा सिक्योरिटीज़ दे रहे हैं, तो आप एक ऑफर डॉक्यूमेंट जिसका जिक्र हमने बहुत बार किया है उसको निकालते हैं और उसके अंदर लिखते हैं. बाकी सारी बातों के अलावा जो हमारा मेजर यहाँ का फोकस है उसी पे आता हूँ डायरेक्टली. आप उसमें ये भी लिखते हैं कि ये पैसे का आप क्या करने वाले हैं, ठीक है. और उसके हिसाब से लोग डिसाइड करते हैं कि वो आपकी कंपनी में पैसा लगाना भी चाहते हैं नहीं. मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मतलब समझते हैं. कुछ लोग के लिए तो ये मैटर ही नहीं करता कि कंपनी करती क्या नहीं करती. उनका तो बस ये है कि शेयर्स लेने हैं, लिस्टिंग हो रही है और लिस्टिंग अगर प्रीमियम पे हो गई तो बेच दिया, बात खत्म हो गई. वो एक अलग ही कैटेगरी है, ठीक है. तो बट जनरली तो हमें देखना चाहिए कि कंपनी कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने वाली है. उसमें हम प्रोस्पेक्टस ऑफर डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखते हैं. तो बाद में अगर ऐसा हो जाता है कि कंपनी आपसे पैसा रेज करने के बाद ये कहती है नहीं जी, हमने आपसे कहा था कि ये पैसे का हम टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, R&D वगैरह करने वाले हैं, बट नहीं, हम ये नहीं करेंगे, अब हम कुछ और ही करेंगे, ठीक है. तो फिर आपको ऑप्शन रहता है कि आप डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के तौर पे एग्जिट भी ले सकते हैं. ये बात आपने पहले पढ़ी होगी, ठीक है. नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक, ये क्या होता है और मैंने क्यों ये सब बताया, क्योंकि यहाँ पे इसका उल्टा चलता है. यहाँ पे आप IPO में लोगों से आप पैसा लेते हैं, बट आप ये नहीं बताते कि आप उस पैसे का क्या करने वाले हैं. मतलब क्या कि आप कहते हैं कि भाई मैं लेट्स से 100 मिलियन का ये इशू लेके आ रहा हूँ, लोग मुझे पैसा देंगे. बस ये आप उन्हें बताते हैं कि मैं 100 मिलियन आपसे ले रहा हूँ, तो इस पैसे से मैं किसी कंपनी को एक्वायर करूँगा. वो कौन सी कंपनी होगी, कौन से सेक्टर की कंपनी होगी, कुछ आप ऐसी बात नहीं बताते. आप कहते हैं जो भी बेस्ट लगेगा उससे उसको मैं एक्वायर करूँगा, या जो पैसा मैं आपसे ले रहा हूँ इस पूरे प्रोसेस के ज़रिए वो मैं उस कंपनी को ख़रीदने में लगाऊंगा. तो इस पूरे कंसेप्ट को आप स्पैक कहते हैं, जहाँ पे आप क्लियरली ये नहीं बता रहे कि भाई कौन से सेक्टर की कंपनी है, कितने में आप खरीदेंगे, ये आप कुछ नहीं बता रहे. बस आप ये कह रहे हैं कि पैसा दे दो मुझे, मैं देखता रहूँगा मार्केट में, जहाँ कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, ऐसा लगेगा कोई कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, तुरंत उसको खरीद लेंगे. और ऑब्वियसली ज़रूरत है, मतलब वो ज़रूरत पैसे की उस कंपनी को है और हमारा भी उसमें फ़ायदा है, तो उस कंपनी को हम तुरंत खरीद लेंगे. बट आज नहीं बता सकते कि हम उस कंपनी को कब तक आइडेंटिफाई करेंगे. मुझे 2 महीने लग जाएँ, मे बी 2 साल लग जाएँ, क्या टाइम लग जाए मुझे नहीं पता. बट आप मुझे दे दो पैसा, मैं पक्का करूँगा इसी काम के लिए यूटिलाइज, दूसरा और किसी काम के लिए इसको करने नहीं वाला. तो बहुत जगह इनको शेल कंपनीज भी कहा जाता है, तो बहुत जगह इनको ब्लैंक चेक कंपनीज भी कहा जाता है. ब्लैंक चेक क्या होता है, मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में भी शायद देखा हो. तो ब्लैंक चेक में क्या होता है, आप अपना साइन कर देते हैं और उसमें अमाउंट नहीं लिखते, ठीक है, या अमाउंट भी लिखते, नाम नहीं लिखा, किसको देना है. मतलब आपने क्या किया, साइन कर दिया, ऑब्वियसली साइन के बगैर तो बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो बहुत बार आपने अमाउंट भर दिया साइन, बट किसको दे रहे हैं ये लिखा ही नहीं. कह रहे तू अपना नाम खुद डाल लियो, कोई दिक्कत नहीं, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, खो भी गया, किसी और ने पैसे ले लिए, पैसा के हाथ की मैल है और है, बहुत है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. तो ब्लैंक चेक, तो इसीलिए यहाँ पे इसको ब्लैंक चेक भी कहा गया, क्योंकि क्लियर नहीं है ना कि आप क्या करने वाले हो. तो इसको लेके इंडिया में तो ये कंसेप्ट था नहीं. ऑब्वियसली US में ये कंसेप्ट आया, बहुत हाहाकार मच गया कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है. तो फिर इंडिया में भी इसको लाना पड़ा उन्हें. और क्योंकि IFSC अपने आप में एक ग्लोबल ड्रिवन कंसेप्ट है, तो उसी के अंदर इस चीज़ को फिट किया गया. तो हम ये पढ़ेंगे कि इस
कंसेप्ट को यूज़ करते हुए आप IFSC एक्सचेंज पे अपने आप को लिस्ट करा सकते हैं और पैसा रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये NSE BSE की बात नहीं है, वो एक अलग दुनिया, मैंने पहले भी कहा था। IFSC अपने आप में एक अलग दुनिया है। मैंने पहले भी एक आपके सामने गाना गाया तो नहीं था, बट उसकी लाइन आपके सामने रखी थी कि मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की, वही है IFSC, वो इस दुनिया का नहीं है, ठीक है। वो एटलीस्ट तो ये तो खुद तो वो यही मानते हैं कि उस दुनिया का नहीं है, बट एनीवे, तो वहाँ पे आप इसको लिस्ट करा सकते हैं और पैसा रेज कर सकते हैं। पर अब जब पढ़ रहे हैं तो बता भी दूँ आपको फर्दर, वो आपका सवाल दिमाग में शायद आएगा कि सर पैसे रेज कर लिए, पहली बात तो पता नहीं कौन देगा नहीं देगा, बट चलो ठीक है, दुनिया आजकल अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर लिया, आई एम श्योर यहाँ पे भी हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। और हुआ है, मैं जब इसको नोट्स बना रहा था आपके लिए, तो मेरी इंटेंशन क्या है, मैं लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ आपके सामने रखूँ। तो मेरा ध्यान ये रहता है कि ठीक है, हम इंडियन कंटेक्स्ट में यूएस के बारे में बात करें, अभी तो इंडिया में हम हैं, तो इंडिया के बारे में चीज़ें जाननी ज़्यादा ज़रूरी है फिलहाल के लिए। तो मैंने सर्च किया भाई इंडिया में कुछ ऐसा किसी कंपनी ने किया है, तो पता चला जूम कार जो है उसने इस तरीके के कुछ करने की कोशिश, कितना सक्सेसफुल हुआ है अभी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, इंटरनेट पे एटलीस्ट क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ को लेके अलग अलग आर्टिकल्स में, बट ये जूम कार का नाम सामने आया है कि उन्होंने इस पर्सपेक्टिव से, इस थ्योरी या कंसेप्ट को यूज़ करके काम करने की कोशिश करी है, ठीक है। अब सवाल शायद ये भी आएगा कि भाई हमने जब पैसे रेस कर लिए, जिसने दिए पैसे दे दिए, अब आप कह रहे हैं कि मैं इस पैसे को यूज़ करके कोई और कंपनी खरीदूंगा, उसमें लगाऊंगा ये पैसा, बट कोई समय है, मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, क्या? तो बहुत जगह आप देखेंगे इसके बारे में बताया गया 2 years, बट अभी इसको लिमिट को रिवाइज कर दिया गया है क्योंकि 2 साल में नहीं हो पा रहा था, तो ये सारे के सारे कंसेप्ट फेल हो रहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है 3 साल का मौका, जिस दिन आपने पैसा रेज करके इशू क्लोज कर लिया, वहां से आपके पास 3 साल का मौका है, 3 साल का समय है, आप ढूंढ लीजिए जो भी आपका टारगेट है, जिस पे भी पैसे आप लगाना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि मिल गया है टारगेट, तो ये नहीं कि लगा दो पैसे, फिर शेयर होल्डर्स के सामने लेके आओ कि सर ये टारगेट है, इस पर हम पैसे डालना चाहते हैं। अगर शेयर होल्डर्स मेजॉरिटी अप्रूव करते हैं तो आप पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे आप INVIT पढ़ते थे या REIT पढ़ते थे, तो वहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल होता था स्पॉन्सर, 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 स्पॉन्सर। जो इनिशियल आइडिया लेके आता है तो कहते थे कि आइडिया के साथ पैसा भी लगा भाई, तो यहाँ पे भी वो आइडिया लेके आ रहा है, पैसा भी लगाएगा, उसका पैसा लॉक इन में भी रहेगा, ये सब पढ़। तो ये जो मैंने था आपको एक पूरा आइडिया दे दिया इस कंसेप्ट के बारे में, बहुत ही सरल और आसान शब्दों में। अब आगे बढ़ेंगे और डिटेल में समझेंगे कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो इससे पहले की क्लास में मैंने क्या बताया कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स जो है या अथॉरिटी रेगुलेशन जो बनाया गया है वो आखिरकार क्या है, किस तरीके से वो सब चीज़ें चलती हैं, तो वो अपनी जगह आप देख सकते हैं। इस टॉपिक को अलग रखा क्योंकि ये उससे एकदम अलग है, ठीक है। पहले एक्चुअली इंडिया में था नहीं, कंपनीज एक्ट इसके लिए अलाउ नहीं करता था कि आप ऐसा करेंगे अनआइडेंटिफाइड तौर पे पैसा लें, बट IFSC क्योंकि वही वाली बात है कि कुछ अलग है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जब कुछ अलग कर ही रहे हैं, दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं, तो इस कंसेप्ट को यहाँ ले आओ। तो वो यहाँ ले आओ और उसके हिसाब से कंपनीज एक्ट में भी अमेंडमेंट्स कर दिए गए। बनाने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि US में कोविड के दौरान 2020 के समय बहुत हाइप हुआ, इसका बहुत हाइप हुआ, बट फिर लोगों ने क्या पैसा ले लिया और कहा कि ठीक है हम लगाएंगे, टेंशन मतलब बहुत बढ़िया जगह लगाएंगे पैसा, पर बाद में इधर उधर इन्वेस्ट कर दिया, कोई किसी को कुछ मिला नहीं खास, तो फिर उसका एक होता है ना कि गुब्बारा होता है उसमें हवा होती है तो सब कुछ सही है, बट एकदम से जैसे ही उस पर पिन लगा वो जीरो हो गया। तो वही ये कंसेप्ट भी जीरो तो मैं नहीं कहूँगा, बट यस अपनी जो एक लाइफ टाइम हाई इस कंसेप्ट ने बनाई थी उसके नीचे ये डेफिनेटली आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं। सो कहते हैं कि SPAC यानी SPAC इज अ कंपनी विच डज नॉट हैव एनी ऑपरेटिंग बिजनेस। मैंने अभी कहा कि ये बनाई इसलिए गई है पैसा लगाना है, इसका खुद का कोई काम ही नहीं है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी शांतनु तान्या अकेडमी एक लीगल स्ट्रक्चर से चल रही है, तो काम है, हम सर्विस प्रोडक्ट तो नहीं सर्विस आपको दे रहे हैं, कोई और मोबाइल आप ले रहे हैं तो वो प्रोडक्ट दे रही है वो कंपनी आपको, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम करे, इसका कोई काम ही नहीं है, ये बेरोजगार है, इसका काम ही नहीं है, इसका काम बस ये है कि ढूंढो टारगेट ढूंढो, कहाँ पैसा लगाना है वो ढूंढो, यही इसका काम है। And has been formed with a primary objective to effect a business combination. The SPAC have witnessed surge in the recent time in some jurisdiction, particularly USA. तो USA में इसका बोलबाला हो गया था। अब बोलबाला हो गया तो फिर देखिए SEC जैसे अपना सेबी है, वहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, उन्होंने क्या किया कि अब बहुत लोग इसको इस्तेमाल करने लग गए और ऐसे ही कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है इसके लिए हम टफ रूल्स बनाएंगे इसको। इसलिए मैंने कुछ देर पहले कहा भी ये ब्लैंक चेक मतलब कोई पता ही नहीं है ना कहाँ जा रहा है, अनआइडेंटिफाइड है भाई। जब 3 साल बाद जो होगा पता नहीं होगा नहीं होगा, वो तो तब की तब है, बट अभी तो आप पैसा ले रहे हो ना हमसे, और कोई ये भी नहीं है, इतने कोई खास कानून नहीं है इसके ऊपर। इंडिया में भी अगर आप कहें कि भाई कोई स्पैक का रेगुलेशन बता दो, जैसे आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं या
अभी IFSC के बारे में बात करें, स्पैक का कोई रेगुलेशन नहीं है, ये कहीं ना कहीं IFSC के अंदर आ गया, उसी से रेगुलेट चल रहा है, सबऑर्डिनेट कानून बने हुए हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, इसके उसके अंदर, बट अलग से इनके ऊपर कोई कानून स्पेसिफिक तो नहीं है। तो खैर वहाँ पे इसको देख के उन्हें लगा कि यार अब तो दिक्कत आ रही है, तो फिर उसके कानून स्ट्रिक्ट किए गए यूएस के अंदर। अब इसका प्रोसेस क्या है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, बट फिर भी देख लो। पहले तो एक स्पैक बनाओ आप, ठीक है। अब स्पैक आपने बना लिया है तो फिर उसका IPO लाओ। अब यही, अब आप कहेंगे, कहने के लिए स्पैक एक अलग कंसेप्ट भी हो सकता था इस चैप्टर से बाहर भी, बट स्पैक की लिस्टिंग, आप IPO ला रहे हो, लोगों से पैसा ले रहे हो, किसी एक्सचेंज पे लिस्ट तो कराओगे ना, तो NSE BSE पे तो ऐसी कंपनीज की जगह है नहीं। मतलब एक चीज़ होती है SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल, वो अलग है, वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, सिक्योरिटाइजेशन, वो कंसेप्ट अलग है, उधर उससे इसको मत जोड़ना, वो अलग ही चीज़ हो रही है। वो फिर भी पता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसका तो कुछ सिर पैर ही नहीं है फिलहाल के लिए। तो खैर आपको कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज पे तो लिस्ट होना है, तो NSE BSE तो अलाउड नहीं करते ऐसा। तो इसलिए हमने जो IFSC वाली एक्सचेंज है जो ऊपर हमने बात करी थी कि 3 हम कहीं ना कहीं बनाएंगे IFSC के कंसेप्ट, जब मैं आपको समझा रहा था, डेजिग्नेटेड एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउस, याद है, डिपॉजिटरीज, वो सब बताया था आपको, बताया था कि NSE की होली ओन स्टॉक एक्सचेंज बनाई गई है, वहाँ पे इसको लिस्ट करा देंगे, इसीलिए ये कंसेप्ट इसके अंदर डाला गया, IFSC के टॉपिक के अंदर डाला गया। तो वहाँ पे आप IPO लाइए, लिस्ट कराइए, लोगों से पैसा लीजिए। अब पैसा आप कहाँ रखेंगे, कहते हैं एस्क्रो अकाउंट में रखेंगे। एस्क्रो अकाउंट सिंपल भाषा में एक अलग से अकाउंट बैंक के साथ खुलवाया है, जिससे कि पैसा सेपरेट रखा जाए, और ये इंटरेस्ट बेरिंग है, इस पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो जो भी इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा उससे इस स्पैक को जो डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उसको चलाने में मदद मिलेगी। तो हम किसी का पैसा से स्पैक नहीं चला रहे, बट जो पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है उससे स्पैक चला रहे हैं। अब आपके पास समय होगा कितना, पहले था ये 24 महीने, अब कितना हो गया, 36 मंथ्स का समय होगा। जिस दिन आपका लिस्ट हुआ है 36 महीने यानी 3 साल के अंदर आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कहाँ पे आप जो पैसा इकट्ठा करके एस्क्रो अकाउंट में बैठे हैं, कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं। आपको वो मिल गया टारगेट, बहुत अच्छी बात है। फिर आप वोटिंग कराइए, शेयर होल्डर से पूछिए कि भाई ये हमें टारगेट मिल गया, हम इसमें इन्वेस्ट कर दें। अब अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर हाँ बोल देते कि हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया, कर दो कर दो कर दो, तो आप कर दीजिए इन्वेस्ट, फिर ठीक है, फिर किस्मत है अपनी अपनी। पर कोई उसमें बोलता है नहीं मैंने नहीं करना, ये तो मुझे रिस्की लग रहा है, मैंने नहीं करना इसमें, तो ठीक है भाई ये ले अपने पैसे ले ले, जो पैसा होगा वो दे देंगे उसको, जो हिसाब किताब होगा उस समय के हिसाब से। क्योंकि हो सकता है मैंने 1 मिलियन, अभी हम नीचे पढ़ेंगे मिनिमम अमाउंट कितना इन्वेस्टर्स का, क्योंकि ये छोटे मोटे लोगों की बस की बात है नहीं, वो तो IPO FPO ही है, बट ये छोटे मोटे लोगों की बस की बात नहीं है। तो अच्छा खासा अमाउंट होगा, तो उस पर कोई टैक्स भी लगेगा, तो वो टैक्स टूक्स काट के उसका पैसा उसको वापस दे देंगे। ठीक है, अब आपने वोटिंग कर दी, अगर सब कुछ सही रहा तो ठीक है, और अगर नहीं तो फिर क्या होगा, लिक्विडेशन हो जाएगा। भाई लिक्विडेशन का मतलब ये भी है कि 36 महीने के अंदर अगर आप कोई बिजनेस टारगेट ढूंढ नहीं पाए या ढूंढ पाए तो मेजॉरिटी लोगों ने अप्रूव की जगह डिसअप्रूव कर दिया, किस किस के पैसे वापस करते फिरोगे। ये तो तब है कि भाई 100 लोगों से पूछा, 70 ने बोल दिया हाँ ठीक है, 30 ने मना करा, तो लो भाई 30 ले लो। वो भी अगर हमारे पास उतना पैसा होगा, अगर पता चला उतना हमें चाहिए, 80 लोगों का सपोर्ट चाहिए स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, उतना मिल नहीं रहा, 70 बोल रहे हैं हाँ, 30 मना कर रहे हैं, चाहिए रिक्वेस्टिव 80, क्योंकि उतना पैसा चाहिए। बात ये तो हो गया कि मेजॉरिटी लोग हाँ बोल रहे हैं, बट एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना तो चाहिए ही चाहिए ना, वो 80 लोगों से फुलफिल हो रहा है बट 70 ही अप्रूवल दे रहे हैं, तो फिर पैसा वापस करना पड़ेगा। तो लिक्विडेशन पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो जो एस्क्रो अमाउंट में पैसा है उनको दे दोगे, टैक्स ऑब्वियसली काट के। ठीक है ठीक है, अब रेगुलेटरी समझ में आ गया स्पैक क्या काम करता है। तो ये पूरा चार्ट एग्जाम में आ सकता है कि भाई स्पैक क्या है, क्योंकि नए कंसेप्ट को वो पकड़ते हैं, और सिर्फ CS नहीं, हर इंस्टीट्यूट देखता है इस चीज़ को, और ये CA में भी है, ये CA में भी हर जगह है ये। तो अच्छे तरीके से समझ लो, और बहुत ही आसान शब्दों में समझा रहा हूँ जिससे कि कोई कन्फ्यूजन रह ना जाए। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है भाई लिस्टिंग का, तो कहते हैं कि जो स्पैक है इनकॉर्पोरेटेड इन IFSC इंडिया और फॉरेन जुरिस। अब IFSC इंडिया में है, ये इंडिया में आपने इसको IFSC का नाम दिया, और पहला IFSC गिफ्ट में खोल दिया, गुजरात, याद है गिफ्ट क्या है, गुजरात, आगे बताओ, याद है गिफ्ट के बारे में पूरा आपको बताया था प्रीवियस क्लास के अंदर कि गिफ्ट बना दिया गुजरात इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल टेक सिटी, याद है ये सब बात आपको बताई थी, टेक सिटी स्मार्ट सिटी सब बताया था थोड़ा थोड़ा। तो खैर इंडिया में इस नाम से है ये, बट दुबई में अलग नाम से है, सिंगापुर में अलग नाम से है। तो कहते हैं कि IFSC पे ही इसकी लिस्टिंग कराई जाएगी, इंडिया में है तो IFSC हो गया, बाहर के देशों में है तो जो जो नाम से वहाँ पे इसकी लिस्टिंग आप करा सकते हैं और लोगों से पैसा ले सकते हैं। अब सोचो लोग इतना पैसा है कि वो ढूंढ रहे हैं, इस कंसेप्ट में भी पैसा लगा रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं नहीं यार IPO में मेरे पास पैसे नहीं है। एंड तो दुनिया कितनी बड़ी और कितनी अलग है और कितनी ब्यूटीफुल है। SPSE issuer shall be eligible to raise capital through IPO or the specified security on the recognized stock exchange only if। तो भाई आप इससे पैसा इस कंसेप्ट से तभी ले सकते हो, लिस्टिंग आपकी तभी हो सकती है जब टारगेट बिजनेस कॉम्बिनेशन हैज नॉट बीन आइडेंटिफाइड प्रायर टू द IPO।
लिस्ट होने के 3 साल का समय है ना, उसमें ढूंढो। आपने पहले ही सोच के रखा है, क्योंकि हम इसको ब्लैंक कह रहे हैं। ब्लैंक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें पता नहीं, अगर हमें पता है कि मैं पैसा यहाँ से ले रहा हूँ और वहाँ इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो वो यहाँ पे कंसेप्ट चलेगा नहीं। मतलब आप ये कर सकते हो कि पैसा ले लिया, उसके बाद ढूंढो कि कहाँ 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 कहाँ, हाँ यहाँ इन्वेस्ट करना है, वो ठीक है। बट आप पहले सोच के पैसा ले रहे हो, इससे करना है कि भाई यही इन्वेस्ट करूंगा, जो पैसा आएगा यही डाल दूंगा, तो टेक्निकली तो वो बात सही है, बट वो कह रहे हैं ये कंसेप्ट, ये डेफिनेशन के बियॉन्ड है वो चीज़। वो फिर कुछ और होगा, वो फिर ये नहीं हो सकता, स्पैक नहीं हो सकता। स्पैक में टारगेट जब आप पैसा ले रहे हैं तो अनआइडेंटिफाइड ही है। अगर उस समय जब पैसा रेज कर रहे हैं आइडेंटिफाइड हो गया टारगेट, तो वो स्पैक नहीं है, वो कुछ और है। आप स्पैक के जरिए पैसा नहीं ले सकते उल्टी बात है। क्योंकि क्या है कि अगर टारगेट भाई साफ है तो अच्छी बात है ना कि वही पैसा लगाएंगे। वो कह रहे हैं टारगेट साफ अगर है तो स्पैक नहीं है वो, आप वो ये बोल रहे हैं बेसिकली। SPAC has a provision for redemption and liquidation in line with the listing regulation। तो जिस हिसाब से लिस्टिंग हो रही है भाई, सेबी LODR है, मैं ये अलग टॉपिक है, बट एक सेबी LODR भी है ना, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, बताता है ना कैसे लिस्ट होगा, क्या कॉन्टिन्यूस डिस्क्लोजर्स करने हैं, एग्जिट अपॉर्चुनिटी, डिसेंडिंग, इन सब के बारे में बातचीत होती है। ICDR LODR तो ऐसे ही, क्योंकि IFSC अलग कंसेप्ट है, तो वो कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप लिस्ट हो रहे हैं तो IFSC कानून के हिसाब से इसकी डीलिस्टिंग या जो पैसे हैं लोगों के वो वापसी दिए जाएंगे, जस्ट इन केस ये चीज़ नहीं चलती है, लिक्विडेशन में चली जाती है। A sponsor of the SPAC issuer shall have a good track record। अब स्पॉन्सर क्या बात करेंगे? In transaction of business combination of fund management, merchant banking and the same shall be disclosed in the offer document। भाई अभी नीचे पढ़ेंगे हम, यहाँ पे पहली बात तो कोई भी बात यहाँ पे INR में हो नहीं रही है। आपने ऊपर IFSC देखा, वो कह रहा है कि अगर आप पब्लिक कंपनी में ला रहे हो तो भाई इशू साइज आपका $15 मिलियन के ऊपर, स्मॉल है तो कम से कम 2 और मैक्सिमम 15, याद है ये सब बातें हमने करी थी। तो यहाँ पे INR की तो बात हो नहीं रही है, क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी है, तो उसी के ऊपर बात हो रही है सारी की सारी। और एग्जाम में भी डॉलर ही लिखना, कन्वर्ट करने मत बैठ जाना, क्योंकि कन्वर्ट कर भी नहीं पाओगे। आज 100 रुपये डॉलर का रेट 60 रुपये रहा भी नहीं है, वो 80-85 कहीं तो पहुँच रहा है। खैर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई स्पॉन्सर इसको बनाएगा। ये वही वाली बात है जो बता रहा था, INVIT REIT स्पॉन्सर ही आता है ना, उसी के उसमें वो होती है, एक दिमाग में होती है कि कुछ नया करो कुछ नया करो कुछ नया करो, तो वो बनाया था ये कंसेप्ट। तो ठीक है, स्पॉन्सर बनाएगा, पर हर कोई स्पॉन्सर थोड़े हो सकता है। इतना बड़ा आप काम करने जा रहे हो, जो इन्वेस्टर आएंगे वो दिग्गज इन्वेस्टर होंगे, तो वो ऐसे थोड़े किसी को भी पैसा दे देंगे। अगर इसी तरीके से पैसा मिल रहा होता, जैसे शार्क टैंक पे दिखाते, ले भाई मैं नमकीन बेच रहा हूँ, मैं कपड़े बेच रहा हूँ, ले पैसे लग, 1 करोड़ रख, 2 करोड़ रख, ऐसे मिल रहा होता तो फिर क्या बात थी, फिर तो सब वहीं चले जाते। तो इतना आसान नहीं होता। एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि वो बताते थे कि कुछ लोग को वो ऑब्वियसली रिजेक्ट भी करते हैं जो उन्हें ठीक नहीं लगता, और कहने वाले देखो कुछ भी है, मैं तो ये मानता हूँ कि वो वहाँ बैठे हैं तो कुछ तो उनमें खास है जो हम में नहीं है कि हम यहाँ पे हैं। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसमें कोई कुछ बोले, कैसे इसको देखे, वो अलग चीज़ है। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि वो एक पूरा जो आपको दिखाते हैं 10 मिनट 15 मिनट का जो भी एक एपिसोड का एक पार्ट दिखाते हैं, एक पिच दिखाते हैं, वो होती तो मेरे ख्याल से 4-5 घंटे तो लग जाते होंगे उस चीज़ में, फिर वो जाके उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपके सामने रखते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है कि स्पॉन्सर भी कोई बढ़िया मजबूत इंसान हो, मजबूत का मतलब पैसे वाला तो हो ही हो, प्लस एक्सपीरियंस भी हो। वो इतना बड़ा काम करने जा रहा है तो कहते हैं उसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पहले ये काम कर चुका हो, तो ही वो लोगों से तो कह सकता है कि लाओ भाई मैं स्पॉन्सर बनने के लिए तैयार हूँ, पैसा दो, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ कि कुछ नहीं होगा तुम्हारे पैसे को, इस तरीके की बात। तो यही कह रहे हैं कि स्पॉन्सर का एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में ज़रा ऑफर डॉक्यूमेंट में बता दीजिए कि क्या है। क्योंकि अब शाहरुख खान है, अब शाहरुख खान को आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, बट सब दुनिया थोड़े जानती है। वो शाहरुख खान किसी कंट्री में गया, मान लीजिए कोई भी कंट्री ऐसी है जहाँ पे बॉलीवुड को इतने कोई जानता नहीं है, तो वो घूम रहा है सड़क, कोई इसको पूछ नहीं रहा। इंडिया में अगर घूम रहा है तो पता चला सब वहीं पे आ गए, रोड ब्लॉक हो गई। तो एवरीबडी डोंट नो एवरीबडी, राइट, एवरीबडी डजंट नो एवरीबडी, राइट। सो दिस वे आई थिंक हम कह सकते हैं कि आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा। अब आई इनिशियल डिस्क्लोजर, द ऑफर डॉक्यूमेंट शैल कंटेन ऑल मटेरियल डिस्क्लोजर व्हिच आर ट्रू, फेयर एंड करेक्ट। ये ऑलरेडी ऊपर हम पढ़ चुके हैं, और ऊपर क्या हर जगह ये कहीं भी ये नहीं लिखा रहता ऑफर डॉक्यूमेंट में झूठ बोलो आप, है ना, ठीक है। इशू साइज, अब देख लो इशू साइज इसका कितना होगा, USD 50 मिलियन। जरा कैलकुलेटर फोन का निकाल लो और 50 मिलियन पहले उस पर लिखो, फिर मल्टीप्लाई कर लेना, चलो कुछ नहीं तो 70 रुपये से ही कर लो, इतना बड़ा। और वो ये कह रहा है शैल नॉट बी लेस, मतलब मिनिमम इतना आप लेके आने वाले हो इशू, आप समझ रहे हो, इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा, बहुत सारी कंट्री की तो GDP के बराबर होगा ये। द स्पॉन्सर शैल होल्ड एटलीस्ट 15% एंड नॉट मोर देन 25%। अब फिर से मैं वही कहूँगा, REIT INVIT भी यही था ना, और कम, चलो उनको भी छोड़ो, प्रमोटर में भी तो यही होता है कि इतना % तो प्रमोटर को भी पैसा देना है, उसका लॉक इन रहेगा, 36 महीने का था 18 का कर दिया, पर लॉक इन तो है। क्यों लॉक इन है भाई?
आप कोई कंसेप्ट लेके आ रहे हो, आपको ही उस पर विश्वास नहीं है तो दुनिया क्या विश्वास करेगी। वो कहते हैं ना कि एक कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बात करते हैं, वही कि अगर कंसेप्ट इतना अच्छा है तो आप अपना हिस्सा बेच के भागना क्यों चाहते हो, रुके रहो ना यहीं पे, तो फायदा होगा तो आपका भी होगा। तो कहते हैं कम से कम $50 मिलियन का ये होना चाहिए जो इसका इशू साइज है, कम से कम है, ज़्यादा के तो बताया नहीं, वरना मैं कैलकुलेशन करके दिखाने वाला हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। ये 50 मिलियन का USD यहाँ पे इशू साइज होगा। प्लस वो ये कहते हैं जो स्पॉन्सर है कम से कम वो इस पूरे इशू के अंदर जितने का भी इशू आ रहा है उसके अंदर कम से कम 15% हिस्सेदारी या मैक्सिमम 25% तक हिस्सेदारी स्पॉन्सर खरीदे। अब मैक्सिमम क्यों रखा गया, क्योंकि अगर स्पॉन्सर को पता है, वो तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि भाई आपको पता नहीं होना चाहिए कि आप टारगेट कहाँ पे, अगर आपको पता है कि आपका टारगेट कौन है तो आप फिर ये स्पैक्स के जरिए पैसे ले सकते हैं। बट स्पॉन्सर तो चला के ऐसे थोड़े करोड़ों अरबोपति बने बैठा है, वो उसको तो पता है, वो बता नहीं रहा, कह रहा नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, फिर 6 महीने के बाद आ गया कह रहा इसमें लगाएंगे पैसा, जबकि पहले से ही उसने ढूंढ के रखा हुआ था। ठीक, फॉर एग्जाम्पल। तो अब क्या है कि उसको पता है कि ये डील तो पक्का मतलब बहुत ही फायदे वाली होने वाली है, तो उसने क्या किया, सारे यूनिट्स खुद ही खरीद के 50% खुद यूनिट्स खरीद के रखे हुए हैं। मतलब कहने के लिए क्या है कि उसको तो पता था ना कि ये होने ही वाला है, मतलब वो श्योर था कि ये पक्का फेवरेट डील होने ही वाली है और बहुत फायदा मिलने वाला है, 50% खुद ही खरीद के रखे हुए हैं स्पैक्स के यूनिट्स। तो कह रहे नहीं कर सकते भाई, क्योंकि लोग फिर क्या है, मतलब फिर तो खुद ही डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दो, खुद ही कंपनी खरीद लो, स्पैक क्यों बनाना है, इसलिए कि लोग को भी आप इन्वॉल्व करना चाहते हो, उनका तो फायदा होने नहीं दे रहे, खुद ही का फायदा कर रहे हो उनके नाम पे, तो इसलिए वो मना किया गया। अंडरराइटिंग को स्पैक एंड IPO, अब यहाँ पे भी देखो अंडरराइटर्स हैं, अंडरराइटर्स क्या है, हमें धक धक हो रही है कि इशू फेल ना हो जाए, इशू फेल ना हो जाए, क्योंकि नीचे पढ़ेंगे कितने लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए, अगर उतने का नहीं मिला फेल हो गया। बट अंडरराइटर्स क्या है, धक्का मार के उसको पास करा देते हैं। याद है ना इंडिया में 90% वाली कंडीशन नॉर्मली, तो वही वाली बात। So may be underwritten and in such case adequate disclosure regarding underwriting shall be disclosed। तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपको विश्वास है कि यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो जानता ही हूँ इतने लोगों को, जितने लोगों का यहाँ पे हमें सपोर्ट चाहिए, इस इशू में सब्सक्रिप्शन चाहिए तो हो ही जाएगा, तो अंडरराइटर मत करो। कोई ज़बरदस्ती नहीं लिखा है, मे शैल नहीं लिखा, आपकी मर्जी है, नहीं करना मत करो, क्योंकि अंडरराइटर करोगे तो उसको कमीशन देना पड़ेगा। पर यहाँ पे एक कंडीशन है, कमीशन का भी क्या है कि 50% अभी मिल जाएगा अंडरराइटर को, जैसे इशू बंद हुआ 50% तब मिलेगा, 50% मिलना, जो रेस्ट 50% है। तो मान लो अंडरराइटर का कमीशन $500 बनता है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ यार, $500 तो उसकी एक छीक की भी वैल्यू नहीं होती, $500 बनता है, ठीक है, तो 250 तो उसको तुरंत दे दो। अब जो बाकी 250 बचा है, 50% बचा है, वो कब मिलेगा, जब ये बिजनेस कॉम्बिनेशन जिसके लिए हम पैसा ले रहे हैं वो सक्सेसफुल हो जाएगा, तो उसको हम ये 50% दे देंगे। अब सवाल आएगा कि अगर सर फेल हो गया है बिजनेस कॉम्बिनेशन तो नहीं देंगे ना 50%, फिर किस बात का देंगे उसको, सिर्फ 50% तो इनिशियल दे रहे हैं क्योंकि उसने मेहनत करी है, तो ये नहीं कि बाद में ही 100% देंगे। अंडरराइटर की क्या गलती भाई, अब बिजनेस आप देखो, अगर इशू कोई भी लेके आ रहा है, इंडियन कंटेक्स्ट में देख लो, इशू कोई लेके आ रही है कंपनी, वो इशू सक्सेसफुल हो गया, पैसा रेज कर लिया, पैसा जहाँ लगाया वो बात बनी नहीं, तो फिर तो अंडरराइटर की उसमें क्या गलती है। अंडरराइटर ये थोड़े बोल रहा था कि ये बिजनेस अच्छा है, वो तो सपोर्ट दे रहा था अपना कि ठीक है मैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक आपको पहुंचा दूंगा, और उसके लिए वो कमीशन चार्ज कर रहा था कुछ, उसका फायदा ये था कि मैं भी कुछ कमा लूंगा। अब जहां आप जा रहे हो वो चीज़ सही नहीं निकली तो फिर क्या करा जाए, कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं ठीक है भाई, क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा मोटा है तो 50% तो तुरंत ले लो जो उसका कमीशन बनता है, और रेस्ट 50% उसको तब मिलेगा जब ये बिजनेस कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। सो एटलीस्ट 50% ऑफ द कमीशन शैल बी डिफर्ड, एटलीस्ट 50%, मतलब कम से कम तो 50% उसका रोको, ज़्यादा भी रोक सकते हो इसका मतलब, until successful completion of the business combination and shall be deposited in escrow account। तो ऐसा नहीं कि स्पॉन्सर अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं कि भाई बाद में देंगे, बाद में देंगे, बाद में देंगे। कुछ लोग की आदत होती है, पैसे होते हैं देते नहीं, कि बाद में देंगे, बाद में देंगे, परेशान करें, वो नहीं है। कह रहे हैं कि हम पैसा एस्क्रो अकाउंट में रख रहे हैं तेरा भाई अंडरराइटर, टेंशन मत ले। अगर हमारा इशू ये जो हम पैसा रेज कर रहे हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन जहाँ हमने पैसा लगाना सक्सेसफुल हो गया, तो एस्क्रो अकाउंट में पैसा पड़ा है तेरा, कोई किसी ने खर्च नहीं किया, कोई निकाल भी नहीं सकता, वो मिलने वाला है, कोई टेंशन नहीं। इन केस ऑफ लिक्विडेशन अंडरराइटर शैल वेव ऑफ। अब क्या लिखा है, अंडरराइटर लिखते हैं मे वेव ऑफ, तो अंडरराइटर वेव ऑफ करेगा, वो कहेगा मैं क्यों करूं, तो कह रहे हैं शैल करना ही पड़ेगा, नहीं मिलेगा 50% जो एस्क्रो अकाउंट में पड़ा था वो नहीं मिलेगा। अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो बिल्कुल मिलेगा, बुला के देंगे पैसा, पर अगर नहीं तो वेव ऑफ करना पड़ेगा। मे नहीं, अगर लिखते हैं मे तो अंडरराइटर कहता है मैं तो नहीं करूंगा, मे लिखा है, मे मतलब मेरी मर्जी है मैं करूं या ना करूं, तो कह रहे नहीं करना पड़ेगा। जो आपका बाकी कमीशन बचा है अब वो बाकी ही रह जाएगा, खत्म, कुछ नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। एप्लीकेशन साइज, अब भाई मिनिमम कितना पैसा लगा सकते हो आप, $100 100,000 ऐसा भी बोलते हैं इसको। अभी इंडिया में बोलना है तो 1 लाख है ना, 1 लाख। बट अभी क्या, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में अपने कॉलीग से बात करता हूँ
तो अभी अब मेरी आदत या इंडियंस की आदत क्या है कि हम इसको मैं मतलब इंडियंस का तो सबकी बात तो नहीं कर सकता, बट अगर मैं ये देख रहा हूँ तो मैं बोलूँगा 1 लाख, ठीक है, बट वो 1 लाख नहीं समझती, ये तो इंडियन ने बनाया ना, खोखा पेटी 1 करोड़ 1 लाख, ये तो हमारे बनाए हुए टर्म्स है, वो थोड़े वो तो ऐसे समझते हैं अगर मुझे ये बोलना है तो फिर मैं थोड़ा सोचता हूँ 100,000 इस तरीके, फिर 1 मिलियन, वो इस तरीके से समझते हैं, वो लाख करोड़ नहीं समझते, तो अपने बनाए हुए हैं ना, कैलकुलेटर में भी 3 के बाद एक कॉमा आता है इंटरनेशनल प्रैक्टिस के हिसाब से, तो कम से कम 100,000 आपको इन्वेस्ट करना है। अब अगर ऑफर आप चाहते हो सक्सेसफुल हो जाए तो एटलीस्ट 75% ऑफ द इशू साइज शैल बी सब्सक्राइब्ड एंड द मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर शैल बी 50। तो भाई इतना तो सबसे लेना है, और ये बताते हैं यहाँ पे कि 75% ऑफ द इशू शैल बी सब्सक्राइब्ड, मतलब अगर मैं इशू लेके आ रहा हूँ, मान लो ऊपर आप बता रहे थे कि भाई 150 कितना 150 नहीं 50 मिलियन का इशू लेके आना है, तो इसका 75% जो भी आ रहा है उतना आपका सब्सक्रिप्शन आपको मिलना चाहिए, और वो जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है वो कम से कम 50 लोगों से मिलना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि 10 लोगों ने ही वो मिलके सब्सक्रिप्शन दे दिया। ये हमने IFSC का जब कंसेप्ट पढ़ रहे थे अभी इंडियन कंटेक्स्ट में कुछ देर पहले, कह रहे थे कि IPO आ रहा है या स्मॉल या स्टार्टअप के लिए IPO लेके आ रहे हैं, तो वहाँ भी हम ये बात कर रहे थे कि 75% था, फिर 200 की लिमिट थी, फिर 75 था, फिर 50 की लिमिट, याद है? ऐसी बात यहाँ पे भी करी गई है कि 75% तो आई थिंक कॉमन है, जैसे नॉर्मली हम 90% की बात करते हैं इन द इंडियन कंटेक्स्ट NSC BSC वाले पे, यहाँ पे वो 75% है, और पर मिनिमम लोग भी चाहिए आपको 75%। 4 लोगों ने मिलकर कर दिया, उनके पास बहुत पैसा, कोई दिक्कत नहीं, तो नहीं बनेगी बात। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है एंड और का मतलब तो चाहे IFSC हो, चाहे US हो, चाहे इंडिया हो, चाहे NSC हो, BSC हो, गिफ्ट सिटी हो, नहीं बदल रहा है। एंड मतलब दोनों, एंड और में फ़र्क, सब में ही एक जैसा ही है। नो सिंगल एप्लीकेशन शैल बी अलॉटेड 10%, तो एक बंदे को हम 10% से ज़्यादा नहीं देंगे, कम से कम हमें इस इशू के अंदर 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए, वो 50 लोग जो है वो मिलकर एटलीस्ट 75% खरीदें। जो इशू होगा उसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होगा वो $100,000 का होगा, US डॉलर का होगा, और जो इशू का टोटल साइज होगा अगर बात करें उसकी, तो कम से कम 50 मिलियन का होना चाहिए। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्पैक्स के बारे में। स्पैक्स क्या होता है? ब्लैंक चेक की तरीके से कंपनी होती है, ठीक है। प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर फॉर स्पैक IPO थ्रू एस्क्रो, the SPAC issuer shall ensure that the entire proceeds of the IPO are kept in the interest bearing escrow account controlled by the independent custodian until consummation of the SPAC business combination। तो जब तक ये तय ना हो जाए कि भाई कहाँ पैसा लगने वाला है, तब तक पैसा कहाँ पड़ा रहेगा? मेरे घर पे, मेरी जेब में? नहीं, कहाँ? एस्क्रो अकाउंट में। एस्क्रो अकाउंट में वो रहेगा, पैसा सेफ रहेगा ना, कोई टेंशन नहीं है कि एस्क्रो अकाउंट है, मेरा तो है नहीं, मेरा भाई एस्क्रो अकाउंट किसी बंदे के साथ तो खुला नहीं होगा, बैंक के साथ खुला होगा। बैंक जो है वो यहाँ RBI है, तो दूसरे देशों में दूसरे कानून होंगे, उसके हिसाब से चलता होगा, तो ऐसे कोई विड्रॉ तो कर नहीं सकता। तो सबको सुख चैन है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 3 साल तक आप आइडेंटिफाई कर नहीं पाए, आप मतलब स्पॉन्सर आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, कर भी लिया तो शेयर होल्डर्स ने अप्रूव नहीं किया, मेजॉरिटी ने अप्रूव नहीं किया, तो वो जो पैसा एस्क्रो में लिया है उसको निकालो और सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो जो पैसा बचा है। The escrow fund shall be invested only in the instrument disclosed in the offer document. The interest and the other income derived from the amount placed in the escrow may be withdrawn by SPSE for following purpose: payment of taxes। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो भी इंटरेस्ट मिलेगा एस्क्रो अकाउंट पे, उसको कहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे? टैक्स लग रहा होगा। अब ये तो बात हम इंडियन इनकम टैक्स के हिसाब से तो कर नहीं रहे, सिर्फ जहाँ पे जिस भी कंट्री में US का है तो वहाँ पे कोई तो कानून होगा ना टैक्स के ऊपर, तो जितना टैक्स लग रहा है वो दो आप गवर्नमेंट को, और वो इंटरेस्ट से ही दिया जाएगा। तो लोगों के प्रिंसिपल काट के टैक्स नहीं दोगे आप, जो इंटरेस्ट आ रहा है, और वो इतना आता ही है, इतने करोड़ों रुपए हैं, तो उस पर इंटरेस्ट बहुत आने वाला है यार, तो वो पैसा आप टैक्स के तौर पे दे सकते हो। कोई भी एक्सपेंस जो होंगे उसको मीट आउट करने के लिए भी पैसा इस इंटरेस्ट को यूज़ करके निकाला जा सकता है। याद रखें, अगर आप जनरल एक्सपेंस के लिए पैसा निकाल रहे हैं तो जो भी आपके सो कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स हैं इस पैक के अंदर, उनसे SR आपको पास कराना पड़ेगा कि भाई 4 मिलियन का खर्चा आ रहा है इस पैक को चलाने में, आता है खर्चा, तो फिर वो देना पड़ेगा। वो शेयर होल्डर्स बोलेंगे कि हाँ ठीक है दे दो, कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट से दे दो। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो भी हम पैसा खर्चा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं इंटरेस्ट उसी से खर्चा हो रहा है, किसी का प्रिंसिपल नहीं जा रहा है यहाँ पे, मतलब वो तो उसको मिलने ही वाला है वापसी। हाँ, बट एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि इकोनॉमिक्स का एक टर्म होता है कि भाई देखो 100 रुपये मेरी जेब में पड़े हैं, ठीक है, अब 100 रुपये कहीं जाने तो नहीं वाले मेरी जेब से, बट अगर मैं इसको 1 साल अपनी जेब में रखूंगा तो मुझे लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा। कैसे होगा लॉस ऑफ इंटरेस्ट? कि अगर ये 100 रुपये का मैंने FD करा दी होती, बैंक भगा देगा वैसे मुझे कि 100 रुपये की FD कराते हो, भागो यहाँ से,
बट मान लो 100 रुपये की, मेरे कहने का मतलब है इन्वेस्ट करा होता है पैसा, चाहे सेविंग में रखा है, चाहे एफडी, चाहे कुछ भी किया है मैंने, म्यूचुअल फंड में लगा दिया, तो 102 रुपये तो होता है, तो 2 रुपये का तो लॉस हो गया ना मुझको। अब यही मान लो मैंने 100 रुपये का एग्जाम्पल लिया, मान लो 1 करोड़ रुपये, तो 1 करोड़ रुपये पे मतलब 2% बहुत आएगा, 2 लाख रुपये आएगा, तो लॉस हो गया ना आपको। तो वो लॉस तो डेफिनेटली होगा, बट वही है कि स्टॉक मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। पता था ना ऑफर डॉक्यूमेंट में कि टारगेट मिलेगा तो इन्वेस्ट करेंगे, मिलने के बाद भी शेयर होल्डर्स बोलेंगे मेजॉरिटी तो इन्वेस्ट करेंगे, तो सब पता था, तो फिर किस बात की दुख तकलीफ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो शेयर होल्डर्स अप्रूवल आपको चाहिए। SPAC shall seek prior approval by way of majority of shareholders other than the sponsor। तो स्पॉन्सर को दूर रखो। स्पॉन्सर तो हाँ बोलेगा ही ना, किसने आइडेंटिफाई किसने किया है, उसने तो किया है, वो बोलेगा मैं आइडेंटिफाई करके ला रहा हूँ, मैं ही अप्रूव कर रहा हूँ, ये क्या बात हुई भाई। और हो सकता है उसके पास स्टेक भी अच्छा खासा हो, आपने कहा 25% से ज़्यादा नहीं ले सकता, 25 तो ले सकता है, 25 लेके रखा हुआ है, बचा 75 में तो मेजॉरिटी निकालो, 75 में जो मेजॉरिटी है उसका अप्रूवल अगर मिलेगा तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। रिडम्पशन राइट, अब कोई कहता है नहीं मैं तो नहीं मानता, कोई कहता है शेयर होल्डर मैं तो नहीं मानता भाई, मुझे नहीं करना है इसमें इन्वेस्ट, हो गया ठीक है, लाइफ में पैसे ले ले, बट जो पैसे लेगा वो क्या टैक्स काट के देंगे ना। इफ अ शेयर होल्डर अदर देन स्पॉन्सर, स्पॉन्सर को तो जाने नहीं देंगे यार, देखो स्पॉन्सर का वोट भी नहीं हम नहीं ले रहे, तो उसकी हामी नामी कोई मतलब ही नहीं रखती। कोई लोग होते हैं ना लाइफ में जिनका हाँ या ना हमारे लिए कोई मैटर, ओपिनियन मैटर ही नहीं करती, वही है स्पॉन्सर, वैसा ही है। क्योंकि रीजन क्या है, मतलब लॉजिकली मजाक की बात अलग है, बट लॉजिकली सोचो तो स्पॉन्सर खुद कोई स्कीम लेके आ रहा है, ठीक है, तो उसको अच्छी लगी तो ही लेके आ रहा है वो। अब आप बोल रहे हो तू वोट कर, तो वो अच्छी लगी है तो वोट तो करेगा ही ना, वो तो हाँ ही बोलेगा, तो इसलिए उसकी बात हम कर ही नहीं रहे यहाँ पे। तो कहते हैं द शेयर होल्डर हैज वोटेड अगेंस्ट द प्रपोज्ड कॉम्बिनेशन, ही शैल हैव द राइट टू रिडम्पशन फॉर कन्वर्टिंग हिज सिक्योरिटीज इनटू प्रो राटा पोर्शन ऑफ द एग्रीगेट अमाउंट हेल्ड इन द एस्क्रो अकाउंट। तो जितना पैसा उसने दिया था उसके हिसाब से उसको वापस मिल जाएगा अगर वो अग्री नहीं करता। एक कंडीशन ये है रिडम्पशन की। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर जो ये पूरा स्पैक है इसका कंट्रोल चेंज हो रहा है, पहले स्पॉन्सर कोई और था, अब स्पॉन्सर अपना बेच बचाव कर जा रहा है, कह रहा है मैंने नहीं करना, मेरी एज अलाउ नहीं करती मुझे, मैं बीमार रहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा, कोई और। तो मैंने पैसा किसको दिया था, आपने पैसा दिया शांतनु सर को कि आप उनकी क्लास लेने वाले हो, आपने क्लास खोली, पता चला कोई और पढ़ा रहा है, आप बोलोगे ना अरे यार आपने, अब ये मैंने बोला हो कि आपको जो मैं क्लास दे रहा हूँ मैं शांतनु सर की देने वाला हूँ, अब आपने वो क्लास खोली और देखा कि शांतनु सर तो कहीं है ही नहीं, नामो निशान ही नहीं है उनका, कोई और पढ़ा रहा है, कोई और पढ़ा रहा है, और जबकि कहा था लिख के दिया था कि भाई शांतनु सर पढ़ाएंगे, तो गड़बड़ हो गई ना। आप बोलोगे ना ये सर क्या है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, है ना। तो वही बात है। तो यही चीज़ है कि भाई जो स्पैक था वो बनाया गया था इस विश्वास पे कि मेरा दोस्त स्पॉन्सर है, मुझे उस पर विश्वास था, दोस्त तो जा रहा है तो मैं कह रहा हूँ भाई ये जा रहा है तो मुझे भी मेरे पैसे दो, मैं नहीं लगाना, तो ठीक है जो आपका हिस्सा होगा आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हमने कहा था हम अलग कर रहे हैं, कुछ तो वो करेंगे ना जो हमने कहा है। एक तो हम बता नहीं रहे, गुंडागर्दी करते हैं कि नहीं बताएंगे कि कहाँ पैसा लगा रहे हैं, ऊपर से हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो स्पॉन्सर था वो भी जा रहा है, तो ऐसे थोड़े, कोई बात तो दूसरों की माननी पड़ेगी ना, तभी तो हमारी भी कोई बात मानी जाएगी। Condition relating to business combination shall complete business combination within time disclosed in the offer document, जो कि 36 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। 36 महीने बोले तो मोटा मोटा 3 साल, एग्जाम में अगर आए तो 3 साल मत लिखना 36 मंथ्स ही। कहीं आप कहो सर आप 3 साल में, तो इस सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूँ भाई, पूरी दुनिया भर के कैलेंडर में, इंग्लिश कैलेंडर में, अब हिंदी में और बहुत सारे और कैलेंडर में अलग हो सकता है, उसके हिसाब से तो साल भी अलग चल रहा है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। तो पूरी दुनिया में 12 ही महीने होते हैं, है ना। जनवरी में अगर इंडिया में 31 दिन है तो दूसरे देश में भी 31 होंगे, पर क्योंकि लॉ की लैंग्वेज 3 इयर्स है इसलिए आप 3 इयर्स ही लिखें। द SPAC and the sponsor shall ensure that no related party transaction or connection of sponsor with the business combination, business combination जिसके साथ आप कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट पार्टी होनी चाहिए। मतलब हम जानते ही नहीं थे, अरे आप मिल गए, जानते ही नहीं थे, बहुत अच्छा हुआ, हमारी किस्मत है, ऐसे ऐसे मिल गए हम लोग, बट हम जानते थे पहले कि स्पॉन्सर कह रहा है मैं काम करता हूँ, मैं पैसा ले लेता हूँ, बताता नहीं हूँ किसी को अभी टारगेट के बारे में, मैं पैसा ले लेता हूँ और करूँगा डील अपने दोस्त के साथ ही, पहले सारी सेटिंग दोस्त से कर ली, नहीं अलाउड है। अगर जानते हो और फिर आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, नॉट अलाउड। The SPAC issuer shall ensure that the business acquisition shall have an aggregate value equal to 80% of the aggregate amount deposited in the escrow। तो escrow अकाउंट में अगर 100 रुपये पड़ा है तो 80 रुपये का तो कम से कम उसमें इन्वेस्टमेंट, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको इतना तो करना ही है। The SPAC दोबारा देखो, issuer shall ensure that the business acquisition, जिसको आप एक्वायर कर रहे हो, जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी एग्रीगेट मार्केट वैल्यू 80% तो होनी चाहिए। भाई देखो मैं 100 रुपये है मेरे पास, ठीक है, escrow अकाउंट में मैं पूरे पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अब कोई एक चीज़ है जिसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 1 रुपये की है, ठीक है,
मैं उसके मार्केट वैल्यू उसकी 1 रुपीज़ है ओनली, और मैं उसके 50 रुपये दे रहा हूँ, तो कह रहा है ऐसे थोड़े चलेगा। जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू 80% तो होनी चाहिए। आप जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो 1 रुपये का सामान आप 50 रुपये में इस स्पैक को खरीद के दे रहे हो, ये थोड़े होगा। मतलब स्पैक वाले कोई पागल थोड़े कि हाई वैल्यूएशन, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, बट जो चीज़ की रियल वैल्यू है तो उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उस चीज़ की वैल्यू कम से कम 80% तो होनी ही चाहिए। जितना आपका एस्क्रो में पैसा बढ़ा उसका 80% आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ये भी आप कह सकते हो। Liquidation, the business combination is not completed within the time frame, the escrow account shall be liquidated in terms of the listing regulation। तो अगर नहीं किया गया, टाइम फ्रेम कितना है भाई, कितना है भाई, 3 years नहीं 36 months, तो एक ही बात है, बट 36 months के बारे में अगर आप कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस समय तक अगर नहीं हुआ तो पैसा वापस आप कर दीजिए, और अगर सब कुछ ठीक रहा, भगवान करे सब कुछ ठीक रहे, जिस ऑब्जेक्टिव से बनाया गया वही काम हो जाए, पैसा हम एक टारगेट कंपनी में लगा दें और टारगेट कंपनी खरीद लें, और फिर ऑब्वियसली लिस्टिंग हो जाए उस टारगेट कंपनी की और सब कुछ ठीक चलने लगे, तो कहते हैं कि द रिजल्टेंट इशूअर शैल बी रिक्वायर्ड टू मीट द लिस्टिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट आउट अंडर IFCA लिस्टिंग रेगुलेशन विद इन 180 days टू कंटिन्यू लिस्टिंग। तो अगर आपने इंडिया में ये काम कर लिया तो बहुत मुबारक है आपको, आपने जो पैसा लिया था लोगों से उसको यूज़ करा और एक कंपनी, एक बिजनेस में लगा दिया टारगेट कंपनी में 3 साल के अंदर, और वो बिजनेस सक्सेसफुल रहा आपका, तो कहते हैं ठीक है, तो फिर आप IFSC में अपने आप को लिस्ट करा लीजिए और ट्रेडिंग करते रहिए। क्योंकि जिसको मैंने खरीदा है, मान लो वो लिस्टेड नहीं है, तो अब उसकी भी लिस्टिंग हो जाएगी ना, क्योंकि उसको उस पर मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। मैं तो लिस्टेड था तभी तो मैंने IPO लाया और उसके जरिए पैसा रेज किया, बट जिसको मैंने खरीदा है वो लिस्टेड नहीं है। पर अब जब मैंने उसको खरीद लिया तो वो भी लिस्टेड हो जाएगा और उसकी ट्रेडिंग यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो ये इस पूरे कंसेप्ट के बारे में बताया गया है। तो बहुत कुछ और बता भी सकता हूँ, बहुत कुछ और, बट इसलिए यहीं पे रोकूंगा क्योंकि आपके कोर्स में इतना ही है। पढ़ने के लिए तो फिर गिफ्ट सिटी के ऊपर बहुत कुछ है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आएगी। बस अब कुछ ज़्यादा नहीं बचा इस चैप्टर में, बट जितना भी बचा है हम डेफिनेटली अच्छे तरीके से उसको कवर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। और याद रखिएगा, मतलब जब आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं तो ये CS प्रोफेशनल के लिए तो है, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे भी देख सकते हैं, और जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक है ये। प्लस CS प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव की सारी डिटेल फास्ट ट्रैक क्लासेस विद वाइडेस्ट ICR मॉड्यूल कवरेज। मतलब क्या कि अपनी ये वाली क्लासेस देखने के बाद आपको मॉड्यूल्स के अंदर कुछ भी देखना नहीं है, सब कुछ आपको मैं यहीं पे बताऊंगा। तो सब सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, तो ज़रूर से ज़रूर बाकी सब्जेक्ट्स भी आप देख सकते हैं। फास्ट ट्रैक मोड पे भी है एंड डिटेल मोड पे भी है। और अगर कुछ बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम है, स्पेशली फ्रॉम द साउथ साइड, उनको हिंदी नहीं समझ में आती, तो मैंने पूरा इंग्लिश में भी रिकॉर्ड करी हुई है क्लासेस, तो उसको भी देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे।